जी जनाब, एम्प्लॉय शेयर स्कीम आज हमने पढ़ना है जी। ऑनलाइन वालों को अगर आवाज क्लियर आ रही है और डिस्प्ले क्लियर है तो प्लीज जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दीजिए। अगर आवाज क्लियर है और डिस्प्ले क्लियर है तो प्लीज जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए जी। आज हमने चैप्टर नंबर 5 का यूनिट नंबर 4 शुरू करना है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। जी वालेकुम सलाम तलाल और हसैन इब्राहिम और मोहम्मद सज्जाद। सर जी शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम होता क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जिस स्कीम के तहत शेयर देता है उसे एम्प्लॉय शेयर स्कीम कहा जाता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जिस स्कीम के तहत शेयर देता है उसे एम्प्लॉय शेयर स्कीम कहा जाता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर देता है, जिस स्कीम के तहत देता है उसे एम्प्लॉय शेयर स्कीम कहा जाता है। सर स्टोरी असल में ये है कि एम्प्लॉयर ये चाहता है कि एम्प्लॉय के अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप पैदा हो जाए। सेंस ऑफ ओनरशिप समझते हैं? एम्प्लॉय ये समझे कि ये कंपनी मेरी। अगर स्कैन्स वाले मुझे कहते हैं कि हामिद इमरान को 5% ऑफ द कंपनी देते हैं तो इससे क्या होगा, मेरे ज़हन में होगा कि यार मैं जितने ज्यादा बच्चे पढ़ाऊंगा उतना ज्यादा मुनाफा होगा, जितना ज्यादा मुनाफा होगा मेरा हिस्सा उतना ज्यादा बनेगा। भाई मेरी बात समझ आ रही है? सर बेसिकली ये चीज होती है। तो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को शेयर्स इसलिए देता है कि वो सेंस ऑफ ओनरशिप पैदा हो जाए, वो कहे कि ये मेरी कंपनी। अच्छा अब जरा मैं आपके साथ ना कुछ चीजें डिस्कस करने लगा हूं, मेरे साथ रहिएगा। केस नंबर 1, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर दे देता है, कितने शेयर? 1000 शेयर। हर शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 1,00,000। सर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 1,00,000 रुपए के बराबर फायदा देता है शेयर्स की सूरत में तो ये एम्प्लॉय की इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। यस और नो? 1,00,000 रुपए का फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। सर केस नंबर 2, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स देता है 1,00,000 रुपए के और उसे कहता है ये 100 रुपए का शेयर मैं तुम्हें सिर्फ 10 रुपए का दे रहा हूं, तो असल में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितने पैसे दिए? 10,000 रुपए एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय से ले लिए, एम्प्लॉय ने उसे 1,00,000 रुपए के शेयर दे दिए। फायदा कितने का दिया? 90,000। सर ये जो फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है एम्प्लॉय की इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर दैट। सर अगर कुछ भी नहीं लिया था तो 1,00,000 रुपए का फायदा था। और अगर जी भैया यार 1000 शेयर है ना, आपने ठीक कहा भाई, आप वैलिड कह रहे हैं। मैं सर जी 1,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 10,000 उसने पे किया है, 1,00,000 रुपए को उसे शेयर मिले हैं, फायदा 90,000 का मिला है। जो फायदा उसको मिला है वो एम्प्लॉय की इनकम होगी और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। सर ये बात समझ आ रही है? यस और नो? सर मुझे आगे चलना है। पॉइंट नंबर 2, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऑप्शंस दे देता है, ऑप्शन टू बाय शेयर। सर गौर से सुनिएगा, एक तरफ तो शेयर ही दे दिए, एक तरफ शेयर नहीं दिया, शेयर खरीदने की ऑप्शन दे दी। एक तरफ शेयर दे दिया, एक तरफ शेयर खरीदने की ऑप्शन दी। सर अगर शेयर खरीदने की ऑप्शन दी है तो फिर क्या होगा? सुनिएगा, अगर ऑप्शन टू बाय शेयर है तो फिर क्या होगा? सर मिसाल के तौर पे
स्कैन वालों ने मुझे कहा कि अली इमरान को 1000 शेयर दे दिए जाए 10 रुपए के हिसाब से। ये कागज इन्होंने मुझे दिया, शेयर नहीं दिए, क्या दिया? कागज दिया। ये मैं स्कैन के दफ्तर जाके दिखाऊंगा, स्कैन वाले मुझे 1000 शेयर देते रहे। ये जो कागज उन्होंने दिया है जिसकी वजह से मैं शेयर खरीद सकता हूं, इसको ऑप्शन कहते हैं। सर जी बात समझ आई? यस और नो? सर मुझे ये कागज, मुझे ये ऑप्शन मिली जिसके तहत मैं शेयर्स खरीद सकता हूं, मुझे ये ऑप्शन मिली जिसके तहत मैं ये शेयर्स खरीद सकता हूं। तो सर ये हो गई ऑप्शन टू बाय शेयर, ऑप्शन टू बाय शेयर। थोड़ा सा आगे चलते। सर ऑप्शन टू बाय शेयर क्या होती है, समझ आ गया? यस और नो? सर अगला स्टेप ये है, ऑप्शन टू बाय शेयर जो है वो ऑप्शन टू बाय शेयर टैक्सेबल होगी या नहीं? द आंसर इज ऑप्शन टू बाय शेयर इज नॉट टैक्सेबल। केस नंबर 2, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऑप्शन देता है, ऑप्शन टैक्सेबल नहीं होती। हाँ। केस नंबर 3, मैं ये ऑप्शन बेच देता हूं, मैं ये ऑप्शन बेच देता हूं, तो जो फायदा मुझे मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। सर केस नंबर 3 देखिएगा। सर ऑप्शन टू बाय शेयर में मैं अगर ये ऑप्शन बेच देता हूं, मैं अगर ये ऑप्शन बेच देता हूं तो फिर क्या होगा? ऑप्शन टू बाय शेयर में मैं अगर ये ऑप्शन बेच देता हूं तो फिर क्या होगा? सर मैंने सेल प्रोसीड की 5000। सर 5000 रुपए की ऑप्शन मैंने बोली, मुझे स्कैन वालों ने ऑप्शन दी कि तुम 1000 से खरीद सकते हो 10 रुपए के हिसाब से। मैंने ये वाला कागज ही आगे भेज दिया 5000 का दीजिए। सर 5000 रुपए का ये कागज बिका, ये 5000 रुपए मेरी इनकम होगी और टैक्सेबल होगी टैक्स। हाँ, मैंने अगर ये कागज 1000 रुपए का खरीदा है, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन है, स्कैन वालों ने कहा 1 रुपए पर शेयर आपको ऑप्शन के देने पड़ेंगे, तो मैंने 1000 शेयर खरीदने थे, 1000 शेयर के ऑप्शन खरीदने के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़े? 1000 रुपए। सर 1000 रुपए मैंने पे किए, 1000 रुपए असल में खर्चा था, मुझे असल फायदा एम्प्लॉय ने कितना पहुंचाया? 4000 रुपए का। सर ये मेरी इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। सर ये केस नंबर 3। केस नंबर 4, केस नंबर 4 की बात। केस नंबर 4 पता क्या है? सर एक केस तो ये को वो कागज मुझे दिया, वो कागज मैंने निकट टिका दिया, मुझे 5000 बच गए। एक केस तो ये, एक केस ये मैंने वो कागज अपने पास संभाल के रखा, मैं अगले दिन स्कैन के दफ्तर गया, स्कैन वालों ने उस कागज की बेस पर मुझे 10,000 रुपए के 1000 शेयर दे दिए। सर ऐसा ही होगा ना? सर इसको कहते हैं ऑप्शन को अवेल करना या एक्सरसाइज करना। ऑप्शन को एक्सरसाइज करना यानी ऑप्शन को अवेल करना, यानी जो फायदा आपके एम्प्लॉयर ने दिया, वो जो ऑप्शन आपके एम्प्लॉयर ने दिया उसको अवेल करना। तो केस नंबर 4, ऑप्शन को एक्सरसाइज करना। अगर एम्प्लॉयर ने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया है, अगर एम्प्लॉय ने उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया है तो उस ऑप्शन के बदले से क्या मिलेगा? शेयर। सर जिस दिन शेयर मिले उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू देखिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द एक्सरसाइज डेट। सर लेट से उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए, शेयर कितने थे? कितने का फायदा हो गया? 1,00,000 रुपए का। 1,00,000 रुपए के बराबर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे शेयर दे दिए। सर मेरा कितना खर्चा हुआ था?
कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, सर 1000 रुपए की ऑप्शन भी तो खरीदी थी, 1000 रुपये ऑप्शन का माइनस कर दें और कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ शेयर कितना था 10,000, सर ये माइनस कर दे तो कितना रह जाएगा 89 था, 89 था। ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सर 1 लाख रुपए की चीज मुझे मिली, मेरा खर्चा ऑप्शन खरीदते हुए 1000 हुआ था, शेयर एक्सरसाइज करते हुए 10,000 हुआ है, तो भैया मुझे असल फायदा कितने का हुआ 89,000 का। ये फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। सर अब तक मैंने 4 बातें आपसे कर दी, टोटल 8 बातें, 4 आपसे कर दी। पहली बात, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर दिया, जितना फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर किया एम्प्लॉय की इनकम होगी टैक्सेबल होगी अंडर दैट सैलरी, यस और नो। केस नंबर 2, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर नहीं दिया, ऑप्शन दी है, वो कागज दिया जिसपे लिखा हुआ है कि शेयर खरीद सकता है, वो ऑप्शन जब मुझे मिली कोई टैक्सेबिलिटी नहीं। केस नंबर 2, यस और नो। केस नंबर 3, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ऑप्शन दी थी, मैंने वो ऑप्शन बेच दी, 5,000 रुपए की वो ऑप्शन बेची, 1,000 रुपए ऑप्शन को लेने पे खर्चा हुआ था, 4,000 का मुझे फायदा हो गया, मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी, यस और नो। केस नंबर 3, केस नंबर 4, वो ऑप्शन मुझे मिली थी, मैंने ऑप्शन को बेचा नहीं बल्कि ऑप्शन को क्या कर दिया, एक्सरसाइज कर दिया, ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दिया, यानी ऑप्शन को अवेल कर दिया। सर उस केस में मैंने शेयर खरीद लिए, जिस दिन मुझे शेयर मिले उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे, वो बेनिफिट होगा जो एम्प्लॉयर ने मुझे दिया, हाँ उसमें से लेस कर देंगे अगर मेरा को खर्चा हुआ है, अगर एक्सरसाइज करते हुए को 1000 रुपया खर्चा हुआ है, या अगर एक्सरसाइज प्राइस या कॉस्ट ऑफ शेयर जो है वो 10,000 की वो माइनस कर देंगे, टोटल 89,000 का फायदा मुझे एम्प्लॉयर ने कुछ है, मेरी इनकम हो गई टैक्सेबल हो गई अंडर दैट सैलरी, यस और नो। सही है, चारों बातें समझ आ गई। लो जनाब, रेड कलर बहुत ज्यादा हो गया, जिंदगी में कुछ और रंग लाने की कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन नहीं बन सकती, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है जो नहीं आती, बिस्मिल्लाह। यार ये वो नहीं है, वो एक छोटी सी यहाँ पे है, ये कितने होते नहीं मिट गया, ये नहीं सर, डन हो गया सर ऑप्शन। अब केस नंबर 5, ये बड़े काम का केस है, इसका नाम है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, ये मेरे पे तो नहीं आ लगे, हाँ ठीक है, ऊपर की ऊपर, चलो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, दिस इज केस नंबर 5। सर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर दिए थे कि उसको सेंस ऑफ ओनरशिप मिले, एम्प्लॉय जाना निकला, उसको शेयर मिले, बेच के निकल गया, तो एम्प्लॉयर ने कहा बेटा कोई बात नहीं, इसका भी हमें बाहर है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर दिया और शर्त लगाई कि 3 साल तक ट्रांसफर है, रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर, ठीक हो गया। अगर ये तुम किसी को दे भी दो तो भी नाम तुम्हारे ही रहेगी, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, ओनरशिप तुम्हारी रहेगी। सर जी केस नंबर 5 ये है। सर अगर एम्प्लॉयर ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ट्रांसफर पे तो पता क्या होगा सर, इस केस में फेयर मार्केट वैल्यू ऑन, फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड, फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड कितना होगा भाई,
फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड कितना होगा सर? फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी? लेट से हमने कहा कि ये 120 रुपये होती है, तो कितना हो गया? 1,20,000। सर 1,20,000 रुपया फेयर मार्केट वैल्यू होगी। सर कॉस्ट ऑफ ऑप्शन 1,000, कॉस्ट ऑफ शेयर 10,000। सर कितना फायदा हो गया? 1,09,000 रुपये का इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। जब रिस्ट्रिक्शन पीरियड गुजर गया तभी उसके नाम हुआ। जब रिस्ट्रिक्शन पीरियड गुजर गया उस वक्त ही फेयर मार्केट वैल्यू ली। अगर 2019 में उसको शेयर दिए गए थे तो 2019, 20, 21, 2022 में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, उस पे रिकॉर्ड करेंगे कि इतना फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कर देंगे, जितना नेट फायदा होगा वो इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा। जब तब तक उसका डिविडेंड जाता रहेगा। डिविडेंड पे टैक्स लगता है एफटीआर के हिसाब से, वो वैसे ही करेगा। अभी एक पॉइंट और रहता है, फिर उसके बाद लूंगा स्क्रीनशॉट। आप लोग समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट मैंने शेयर करना ही है। सर केस नंबर 6, केस तो सर में भी 3 रहते हैं, लेकिन मोटे मोटे केस यही। केस 1, 2, 3, 4, 5। केस नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, गौर से सुनना। तो कौन से? अभी तो पढ़ा है, 1 मिनट लग जाइए बड़े भाई। बड़े भाई में पता नहीं कब कहता हूँ। अच्छा सुनिएगा सर, गेम ये हुई, मेरे एम्प्लॉय ने मुझे शेयर दिया या तो उसकी वैल्यू थी 1,00,000, मैंने वो शेयर संभाल के रखा। 6 माह बाद उसकी वैल्यू होगी 1,40,000। एक शेयर की वैल्यू 100 से बढ़ के 140 पे चलेगी। मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो 40 रुपए का फायदा हुआ है, ये मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने दिया, ये शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से? सर अगर आपका फायदा एम्प्लॉयर दे तो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी, और अगर फायदा शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से मिले तो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी नहीं होता, बल्कि टैक्सेबल अंडर दैट कैपिटल गेन होता। अगर फायदा शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से मिला तो फिर टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी नहीं होगा, बल्कि टैक्सेबल अंडर दैट कैपिटल गेन होगा। जी बात समझ में आ गई? ये गेम हुआ क्या, सुनिएगा। 2021 में ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई थी और 2022 आ गया। 2022 में शेयर बेच दिया, कितने का? सेल प्रोसीड कर, कितने की? 1,40,000 की। तो कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या थी? 1,000। एक्सरसाइज प्राइस क्या थी? एक्सरसाइज प्राइस वो प्राइस इस पे खरीदा है, शेयर कितने पे खरीदा? 10,000 रुपए। अब यहाँ पे एक नई चीज, ऑलरेडी टैक्स अंडर द हेड सैलरी, ऑलरेडी टैक्स अंडर दैट सैलरी, ये कितना है जी भाई? 1,09,000 रुपए का टैक्स आ गया मैंने अंडर दैट सैलरी। सर ये यहां से माइनस कर, क्यों करेंगे? अच्छा तो हाल है, अभी बताता हूँ, सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिए। सर फॉर्मूला इसका याद कर लो। अगर आपने शेयर, आपको एम्प्लॉयर ने दिया था, आपने शेयर अपने पास रखा और उसके कुछ अर्से बाद शेयर बेच दिया, तो शेयर रखने की वजह से जो फायदा हुआ है वो इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन आएगी। यस और नो? अच्छा ये बात आपको समझ आ गई? तो जिस वक्त आपको आपके एम्प्लॉयर ने शेयर दिया था, उस वक्त जितना फायदा था वो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी था, यही बताया। और आप एक बार मालिक बन गए, मालिक बनने के बाद आपने वो शेयर अपने पास 6 माह 8 माह रखा, अब जितना फायदा होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन होगा। सर जी कितना फायदा टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन आ गया?
इस बात को दूसरे अल्फाज में समझाने लगा। मुझे आप एक बात बताएं, जिस वक्त आप शेयर के मालिक बने थे तो शेयर की कीमत फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 1,20,000 इस केस में ना। और जब शेयर बेचे तो कितने का क्या फेयर मार्केट वैल्यू थी? सर फायदा शेयर के बढ़ने के से फायदा कितने का हुआ था? सर ये 20,000 पे टैक्सेबल अंडर दैट कैपिटल गेन। सवाल ये कि सर अंडर दैट सैलरी वाली अमाउंट माइनस क्यों की, यही सवाल है ना सर। ये वाली अमाउंट ऑलरेडी टैक्स अंडर दैट सैलरी 1,09,000 की माइनस क्योंकि इसका जवाब सुनिए। इसका जवाब ये है कि ये जो अमाउंट ऑलरेडी टैक्स अंडर दैट सैलरी थी ये माइनस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से की क्योंकि ये सैलरी के हेड में जो अमाउंट टैक्स हो गई थी उसको कैपिटल गेन में दोबारा टैक्स तो वो शेयर है उसकी कीमत 1,20,000 है, 1,09,000 अंडर दैट सैलरी पहले ही टैक्स हो गया है तो भाई जो बकाया बचा वही आएगा अंडर दैट कैपिटल गेन। इसको ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, चूंकि वो ऑलरेडी अंडर दैट सैलरी टैक्स हो चुका है तो अंडर दैट कैपिटल गेन टैक्स। किस केस में? अगर ये वाला केस होता भैया, ये वाला केस होता यानी उस पर रिस्ट्रिक्शन होती ना और आप एक साल उसको अपने पास रख के बेचते तो ऑलरेडी टैक्स कितना होता? 89,000 होता। सारी बात ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं सर, सिर्फ इस अमाउंट की जगह 1,09,000 की जगह 89,000 लिख देते, आंसर आ जाता हमारे पास 40,000 का। क्यों सर? फेयर मार्केट अब गौर से देखना, जिस वक्त मालिक बने थे उस वक्त फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 1,00,000। जब बेचा है तब कितने का बेचा है? 1,40,000 का। जो डिफरेंस है वो भी शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से यही डिफरेंस हुआ ना, ये अंडर दैट कैपिटल गेन। हाँ उसने अपने पास रख लिए, 6 माह अपने पास रखे, उसके बाद बेचा 1,40,000 का। तो ये जो शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से फायदा हुआ है ये टैक्सेबल होगा अंडर दैट कैपिटल गेन, अंडर दैट सैलरी नहीं होगा। उधर तो लगना ही लगना है अंडर दैट सैलरी। जो 1,00,000 रुपए के शेयर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को दिए हैं वो तो फायदा एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को दिया है, वो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी होगा। जो फायदा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे वो इनकम होती है और टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी आती है। जो फायदा शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से मिले वो इनकम होती है लेकिन टैक्सेबल अंडर दैट कैपिटल गेन आती है। जी बात समझ में आ गई? लॉस आ जाए तो बड़ा अच्छा सवाल भाई, ठीक है सुन लीजिए सर जी। अगर लॉस आ जाए तो क्या अंडर दैट सैलरी में से कुछ माइनस करने की इजाजत है? तो कुछ भी माइनस नहीं। अगर लॉस आ जाए इधर तो क्या वो फिर कैपिटल लॉस होगा, उसको कैपिटल लॉस के चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका कुछ ना कुछ हो सकता है लेकिन अंडर दैट सैलरी कुछ नहीं हो। ठीक है। अगर लॉस आ जाए तो अंडर दैट सैलरी इनकम में से कुछ माइनस करने की इजाजत। सर केस नंबर 7 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर रिस्ट्रिक्शन पीरियड को कंपेयर क्यों किया है? मैंने ये कहा क्योंकि जब आप मालिक बने, जब आपको फायदा आपके एम्प्लॉयर से मिला उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू और जब आपने बेचा दोनों के डिफरेंस ले लेंगे। हसन इब्राहिम आपके सवाल का जवाब दिया। केस नंबर 6 जवाब के बाद आपने भी जो बात की उसके सवाल का जवाब दे दिया। जी भाई किस दिन? अगर पर हाँ जाहिर बात है फिर कुछ कैपिटल गेन नहीं। अच्छा जनाब यहाँ पे एक चीज और, अगर 1,20,000 पे वैल्यू थी रिस्ट्रिक्शन पे, सब पहले तो एक बात और समझिए सर, आप गौर कीजिए केस नंबर 3 में लिखा है सेल प्रोसीड।
शेयर प्रोसीड का मतलब होता है बेचना। केस नंबर 4 में क्या लिखा है? मिला है तो फिर मार्केट वैल्यू नहीं है। केस नंबर 5 में क्या लिखा है? मिला है तो फेयर मार्केट, यानी इस दिन आप मालिक बने हैं, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। केस नंबर 6 में क्या लिखा है? बेचा है। सर बेचा है तो कैपिटल गेन में आएगा। याद रखिएगा कैपिटल गेन में सिर्फ वही चीज आती है जो बेची हो। सर आप गौर करें, अच्छा एक कैपिटल गेन में सेल प्रोसीड हो तो ही कैपिटल गेन में आता है, डिस्पोजल प्रोसीड हो तो ही कैपिटल गेन में आता है, वरना कैपिटल गेन में नहीं आता। पहली बात। दूसरी बात, एक बंदे ने बड़ी समझदारी की। सर एज्यूम के केस नंबर 5 है, फेयर मार्केट वैल्यू की रिस्ट्रिक्शन जब खत्म हुई फौरन बेच दिया। सर जिस दिन रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई उसी दिन बेच दिया 1,20,000 का। कितने का फायदा हुआ? 1,09,000 रुपए का फायदा हुआ। सवाल यह कि ये अंडर दैट सैलरी आएगा, ये अंडर दैट कैपिटल गेन आएगा। सवाल सुने, सवाल सुने। सर अगर बेच दिया, जिस दिन फायदा हो, जिस दिन आपको रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होता है उसी दिन ही बेच दिया, तो मुझे ये बताइए कि जो फायदा होगा वो अंडर दैट सैलरी आएगा या अंडर दैट कैपिटल गेन आएगा? सुनिए सुनिए, जिसका जवाब सुन लीजिए। सर आप मुझे ये बताएं, जिस दिन आपको शेयर ट्रांसफर हुए उस दिन तक का जितना फायदा था वो आपको आपके एम्प्लॉयर ने दिया या शेयर की कीमत बढ़ने से मिला? सर सैलरी में। जो फायदा आपको आपके एम्प्लॉयर ने दिया वो सैलरी में आया। केस नंबर 7 असल में यही है कि अगर सेल प्रोसीड कर दी है, अगर सेल प्रोसीड कर दी है, फौरन बेच दिया है, तो जनाब उस केस में याद रखिएगा एम्प्लॉय शेयर स्कीम में कैपिटल गेन में वही चीज आती है जो पहले अंडर दैट सैलरी जो होके गुजरी थी। तभी तो हमने फार्मूले में ये लिखा हुआ ऑलरेडी अंडर दैट सैलरी, अंडर द हेड सैलरी से पहले गुजरेगी, क्योंकि यार आपको फायदा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। तो पहले जो फायदा एम्प्लॉयर दे रहा है वो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी जाएगा, फिर शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से जो फायदा है वो टैक्सेबल अंडर द हेड। समझ आ रही? तो यहाँ पे याद रखिएगा, बादों का जिस दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया तो सेल प्रोसीड फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर होती है इफ सोल्ड on the date of exercise, और एक बार स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दिए, शेयर कर दे। If sold on the date of exercise or after the completion of restriction। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? जो जब भी आपने शेयर को बेचा तो एक बात देख रहे हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम का था और कुछ टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी है या नहीं, कुछ ना कुछ टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी लाजमी होगा, तो फिर ये कैपिटल गेन है। और अगर आपने इमीडिएटली बेच दिया तो फिर जितना फायदा होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड। देखना आपने ये फायदा एम्प्लॉयर ने दिया है, शेयर की कीमत बढ़ने से मिला है। अगर ये फायदा एम्प्लॉयर ने दिया है तो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी, अगर ये फायदा शेयर की कीमत बढ़ने से मिला है तो टैक्सेबल अंडर द हेड। सर 2019 को आपको आपके एम्प्लॉयर ने 1,00,000 रुपए के बराबर शेयर दिए फ्री में, और 2021 में आपने ये 1,20,000 के बेचे। मुझे बताएं 2019 में जो 1,00,000 का फायदा आपको आपके एम्प्लॉयर ने दिया, क्या वो आपकी इनकम होगी? टैक्सेबल होगी अंडर द सैलरी। सर 2021 में आपने 1,20,000 के वही शेयर पे दिए हैं तो 30,000 का फायदा हुआ, यस और नो? आपकी इनकम होगी, टैक्सेबल होगी अंडर द कैपिटल के। सर ये बात समझ आ गई? अब तीसरा केस सुनो जिसके लिए मैंने केस नंबर 7 आपको कराया।
सर जी अगर 2019 में ही ये फॉरेन बेच दे तो क्या ये आपकी इनकम होगी, टैक्सेबल होगी अंडर दैट सैलरी। सैलरी ये सर केस नंबर 7 है। ये केस नंबर 7। अब अगला केस आ गया है केस नंबर 5 के नीचे समझाने लगा। कलर 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 ये बोला ठीक। सर केस नंबर 5 बात कर रहा है जहां पे रिस्ट्रिक्शन, और केस नंबर 8 भी बात कर रहा है जहां पे रिस्ट्रिक्शन हो। जरा केस स्टडी ध्यान से सुनिए। सर गेम ये हुई है, मेरे पास मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने शेयर दिए और उसकी मार्केट वैल्यू थी 100 रुपए और रिस्ट्रिक्शन थी 3 साल। 1 साल गुजरा, मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार ये शेयर तुम ले लो मुझसे, जब रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होगा तो मैं तुम्हारे नाम ट्रांसफर भी करा दूंगा। ये शेयर तुम ले लो, अब इसकी कीमत बढ़े या कम हो तुम्हारी साथ दर्द है, मुझे 90 रुपए के हिसाब से भी पैसे दे। सर मैंने रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान शेयर को डिस्पोज कर, लॉजिकली मेरी बात समझना, रिस्ट्रिक्शन पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ था, मैंने शेयर को क्या कर दिया, डिस्पोज कर। सर अगर इस तरह का सीन हो जाए, सर जरा देखिएगा केस नंबर 8। सर रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होना था 2021 में, मैंने सेल प्रोसीड कर दी 2020 में। कितने की, 90,000 में। सर कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या थी भैया, 1,000 में। एक्सरसाइज प्राइस क्या थी, 10,000 में। कितने का फायदा हो गया, 79,000। सर ये मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा। सर रिस्ट्रिक्शन पीरियड 2021 में खत्म होना है और 2020 के साल में मैंने वो शेयर बेचे, उसने 90,000 रुपया लिया, 79,000 मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा। कैसी बात, क्यों ऐसा होगा सुने। सर मैंने अपने शेयर अपने दोस्त को दिए और उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 2021 में तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा। इस वक्त इस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए है, मैं तुम्हें 90 रुपए का बेचता। तो मैंने कितने पैसे कमाए, 90,000। 90 के हिसाब से पैसे कमाए ना। अच्छा मैंने 90 रुपीज में से 90,000 में से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और एक्सरसाइज प्राइस माइनस की, जितना फायदा हो गया वो मेरी इनकम होगी और टैक्सेबल होगा। मुझे आप बताइए कि क्या अगले दिन शेयर की कीमत 200 हो जाए तो मुझे फायदा होगा, अगर शेयर की कीमत 10 रह जाए मुझे नुकसान होगा। आपकी अकाउंटिंग की रूल से कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर। सर कीमत बढ़े या कम हो जाए 90 जाए मेरी कोई टेंशन नहीं, मुझे तो मैंने तो 90 के हिसाब से बेच दी, मुझे पैसे मिल गए, मेरी इनकम में शामिल हो गए और टैक्सेबल होंगे। सर उसने कहा ये है रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान अगर आपने शेयर बेच दिए, डिस्पोज कर दिए, तो जितना फायदा होगा वो आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। इस केस में आप देखिए सेल प्रोसीड हो रही है, सेल प्रोसीड की बेस पे मैं पैसे ले लूंगा और कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और एक्सरसाइज प्राइस माइनस करके जितना बेनिफिट होगा वो अंडर दैट सैलरी है। बड़ा अच्छा सवाल भाई ने, फिर रिस्ट्रिक्शन किस बात की, यानी स्कैन ने मुझे ट्रांसफर नहीं किए, इस चीज की रिस्ट्रिक्शन। स्कैन ने मुझे एक्सरसाइज कर ली है, शेयर उन्होंने क्या कहा है, आप आगे स्कैन ने मुझे दे दिए, इसको ऐसे कह लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन इस बात की कि मैं आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, हाँ ये वाली बात भी, मैं आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता 3 सालों तक।
तो मैंने ट्रांसफर तो नहीं किए, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया कि 3 साल बाद ट्रांसफर कर, अभी पेमेंट नहीं है और उससे वादा कर दिया। अब मैं उसे शेयर दूंगा, शेयर की कीमत बढ़े कम हो जाए, मेरी सरदर्द नहीं, मैंने तो नफे के हिसाब से बेचनी, पैसे बढ़ते। बड़ी अच्छी भाई ने बात की, सेंस ऑफ ओनरशिप ना रही, यस दिस इज द प्रॉब्लम। इसीलिए ही लोग एम्प्लॉय शेयर स्कीम आपको हर कंपनी में नजर नहीं आती, क्योंकि एम्प्लॉय शेयर बेच के निकल जाते, ठीक है। लेकिन शेयर को देने का मकसद यही होता है सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाए, ठीक है। सर जी ये 8 केसेस आपको मैंने बताए हैं, वो अंडर दैट सैलरी है। सर एक दो ऑप्शन है, एक क्विक रिकैप या अंग्रेजी पढ़ा दूं, आप क्या कहेंगे? दोनों कर लेते हैं जल्दी। ऑप्शन नंबर 1 एम्प्लॉय ने, सर यस और नो आप करना, ये बस आखिरी जो है ना 7 मिनट है, और प्रोएक्टिव रहना आपने, अल्ट्रा प्रोएक्टिव, ठीक हो गया। सर पॉइंट नंबर 1 एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को शेयर दिए, जितना फायदा एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को शेयर्स की सूरत में दिया, एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी, यस सर नो? सर अगर एम्प्लॉय ने उस शेयर को खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए तो वो माइनस कर देंगे, नेट जितना फायदा एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को दिया होगा वो एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी, यस और नो? केस नंबर 2 अगर ऑप्शन दिया है तो टैक्सेबल नहीं होगा, यस और नो? केस नंबर 3 अगर ऑप्शन बेच दी है तो जितना फायदा एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को दिया है वो एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी, यस और नो? केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर 4 ये है कि अगर उसने एक्सरसाइज कर लिया, अगर उसने एक्सरसाइज कर लिया, यानी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को शेयर खरीदने की ऑप्शन दी, एम्प्लॉय ने शेयर खरीद लिया जी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ शेयर, जितना फायदा एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को दिया एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगी और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। पहले कहना था, चलो अब तो निकल गया। सर केस नंबर 4, केस नंबर 5 सर अगर रिस्ट्रिक्शन थी, रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होने के बाद फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे, जितना फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। सर केस नंबर 6 मालिक बनने के बाद अगर उसने शेयर अपने पास होल्ड किए और शेयर की कीमत बढ़ने में बेचा, तो जितना फायदा शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन होगा। केस नंबर 7, केस नंबर 7 में ये है, अगर बेच दिया, जैसे ही मिला बेच दिए शेयर, जैसे ही शेयर मिले बेच दिए, जैसे ही मालिक बने शेयर बेच दिए, जितना फायदा होगा सारा एम्प्लॉय को दिया होगा, टैक्सेबल होगा अंडर द हेड। सर केस नंबर 8, अगर केस नंबर 8 ये है, अगर रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान डिस्पोजल हो गई है, तो इस केस में जो सेल प्रोसीड होगी उसमें से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस कर देंगे, जितना फायदा होगा वो एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। सर जी एम्प्लॉय शेयर स्कीम क्या होता है, जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फायदा, एम्प्लॉय को शेयर दे दे, या एसोसिएटेड कंपनी के एम्प्लॉय को शेयर दे दे, या ट्रस्ट को शेयर दे दे, जो एम्प्लॉय या एसोसिएटेड कंपनी के एम्प्लॉय को शेयर दे। रविहार ने ओनरशिप जब नहीं हो रही, ट्रांसफर और शेयर हो रहे हैं, सेल, तो ये तो शेयर हमारे हैं, बिकॉज ओनरशिप तो नहीं हुई। बिल्कुल सही कहा रविहार ने कि ओनरशिप तो हमारी रहेगी। सर हमने अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की, अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे, अभी हमने वादा किया कि 3 साल बाद कर देंगे। आवाज नहीं आ रही भाई, देखिएगा भैया, आवाज क्लियर है हमारे एंड से। टैक्सेबिलिटी एट ग्रांट ऑफ राइट और ऑप्शन, सर अगर राइट ये ऑप्शन दिया हो तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। केस नंबर 2। 4.3 टैक्सेबिलिटी एट द इशुएंस ऑफ शेयर, शेयर इश्यू हुए तो टैक्सेबिलिटी होगी, यस, फेयर मार्केट वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ ऑप्शन और
कंसिडरेशन लेस कर देंगे, जितना फायदा हो गया आपकी इनकम हो गई टैक्सेबल हो गया अंडर दैट सैलरी। केस नंबर 4 4.3 के साथ लिख लें केस नंबर 4। 4.4 इसके साथ रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर है, केस नंबर 5 एंड केस नंबर 8। जहां पे रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर थी, जब रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी तब की फेयर मार्केट वैल्यू लें, और अगर ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्शन डिस्पोजल कर दिया है तो सेल प्रोसीड लेंगे। केस नंबर 5 और केस नंबर 8 4.4 में। सर 4.5 अगर हमने राइट्स को डिस्पोज कर दिया, दिस इज केस नंबर 3, राइट्स को डिस्पोज कर दिया तो जितना फायदा कमाया वो आपकी इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। सर मैंने आपको ये सारे केसेस बता दिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। इंशाल्लाह कल E10 और E11 कराऊंगा, और इंशाल्लाह कल के दिन में फिर परसों इंशाल्लाह आगे करेंगे। आज जुम्मा है, आप भी जुम्मा पढ़िए, हमें भी दुआ में याद रखिए। आज के लिए इतना ही है। ऑनलाइन वालों जी सर, कोई सवाल है तो बताइए। ले जनाब, आपके मैं सारे सवालों के जवाब दे दिए, फिर भी कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। 4.6 भी बढ़ा दिया मैंने, आप पढ़िएगा, वो केस नंबर 6 है। 4.6 केस नंबर 6 है, वो भी बढ़ा दिया, वो भी पढ़िएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।